नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। टेलीकॉम कंपनियां बहुत जल्द आपको जोड़ का झटका देना चाहती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स का। इस रिपोर्ट्स में घरेलू भी हैं, घरेलू ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट है, इसके अलावा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट्स है। अब क्या कह रहे हैं, क्या क्या तर्क दिया जा रहा है, देखिए कहानी में अगर आप हम लोग को लगातार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मनी सेंट्रल में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी। कहा गया था कि मोबाइल टैरिफ के जो दाम हैं उनमें इजाफा हो सकता है। कहा जा रहा था कि 2024 में जो कीमतें बढ़ी थी पिछले साल, वो कहा गया कि नलिफाई हो गया, यानी उसका जो इफेक्ट है वो कम होता हुआ चला गया है। अब कंपनियां चाह रही हैं कि फिर से कदम जो है रेट बढ़ाने का जो कदम है वो उठा लिया जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। तमाम 2-3 रिपोर्ट्स आ गई हैं जेफरीज के बाद, मोतीलाल ओसवाल की आ गई, गोल्डमैन सैक्स की आ गई। क्या कहा जा रहा है सर, क्या सच में महंगा होने वाला है टैरिफ? नहीं, देखिए, अभी तक जिस बात की आशंका एक जेफरीज की रिपोर्ट के जरिए इस बात की आशंका थी कि इस फिस्कल की दूसरी छमाही में टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से किराए पर जो रिचार्ज है उसकी महंगाई की मार डालने वाली हैं कंज्यूमर्स पे। अब उसमें दो और बड़ी रिपोर्ट्स आ गई हैं। एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है और दूसरी रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की। दोनों ने ये चीज़ कही है कि इस साल के आखिर में यानी दिसंबर के अराउंड मोबाइल कंपनियां जियो और एयरटेल कम से कम अपने जो यूजर्स हैं उनके लिए किराए बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं, यानी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। अब इसमें क्या फैक्टर है, तर्क क्या दिया बिल्कुल देखिए, एक तो ये बात है कि दिसंबर में बढ़ने वाले हैं। दूसरा ये है कि जो मजबूत पूरे असल में टेलीकॉम सेक्टर की जो बात की है और उसमें खास तौर पर जियो और एयरटेल की, तो इनके रेवेन्यू और इनके ऑपरेटिंग इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ की बात उम्मीद है। ठीक है, 2-3 साल ये बात कही गई कि 2-3 साल बेहद अहम साबित होंगे, यानी FY25 से लेकर FY28 तक का अगर हम देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी होगी, इनकम ग्रोथ भी होगी, ब्रॉडबैंड यूजर्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे। तो ये 2-3 मोटी बातें एक तो कही गई जिनके बेसिस पर ब्रॉडबैंड यूजर्स वही ना प्रवीण सर, जो हम लोग और आप अपने घर में जो लगाते हैं ब्रॉडबैंड लैंड कनेक्शन जो है। हाँ, तो वही बात है सर कि वायरलेस है, वायर्ड है, दोनों तरीके के जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। पहले भी कहते आ रहे हैं कि जो बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ है उसमें जुड़ गया है वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल। तो अब कोई भी घर ऐसा नहीं है सर जहां मुझे लगता है कि वाईफाई कनेक्शन नहीं हो, क्योंकि आप दिनचर्या की जो भी बात हो, किसी से फोन करना हो, मोबाइल चलाना हो, टीवी में भी कनेक्टेड है सर इंटरनेट, तो हर चीज के लिए वाईफाई चाहिए। तो वो असर अब दिख रहा है इन कंपनियों के नतीजों में, उनके मुनाफे। दरअसल जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये दोनों रिपोर्ट जो आई हैं अभी हाल में, इसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ये जो 2-3 साल हैं ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए और उसमें भी खास तौर पर जियो और एयरटेल के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं, जहां पर इनको तगड़ा रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगा CAGR आधार पर। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की बात करूं तो जियो का रेवेन्यू 17% के CAGR से बढ़ेगा FY28 तक, 25 से FY25 से 28 तक, 3 फिस्कल में ना, बिल्कुल। और ऑपरेटिंग इनकम में जो है वो 21% का CAGR ग्रोथ होगी, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जो है FWA, उसमें इजाफा होगा, उसमें एक्सेलरेशन की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। और RIL के लिए सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर साबित होगी जियो प्लेटफॉर्म जो है वो RIL के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर साबित होगा। ये एक बड़ी बात मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कही गई है। इससे ये पता चल रहा है कि जियो का जो धंधा है, कारोबार है, वो बहुत तेजी से अभी आगे बढ़ने वाला है। और इसी क्रम में कंपनी, चूंकि ARPU वाली जो बात है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए भी कंपनी इस चीज का प्रयास करेगी कि वो किराए बढ़ाए। और जेफरीज की जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि जो पिछले साल टैरिफ बढ़ाए गए थे जुलाई में, उसका जो कंसोलिडेशन है यूजर्स का, अब वो कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यूजर्स की जो एक चर्निंग थी वो अब ठहराव यूजर बेस में दिखाई दे रहा है। एक स्टीडी तरीके से जियो के ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं, एयरटेल के उससे थोड़ी कम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों को एक स्थिर गति से अब ज़्यादा यूजर्स
हासिल हो सर रहे हैं। आगे आप चर्चा में बढ़िएगा, बिल्कुल। लेकिन आरआईएल की जब आपने बात की सर, तो इस बार के जो एजीएम में जो उनके नतीजे आए उसमें ये साफ दिखा भी कि जो उनका जो पेट्रोलियम और ऑयल रिफाइनिंग वाला जो बिजनेस है, उससे जो जो शेयर्स की बात की जाती है, जो पाई बिल्कुल। चार्ट से समझते थे, उसमें जो शेयर है ऑयल रिफाइनिंग का वो कम होता हुआ गया और ये इसमें ज़्यादा दिखता हुआ दिखा था सर। इसीलिए ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में आरआईएल का फोकस पड़ा है, चाहे रिटेल हो, जो चाहे ईशा आपका अंबानी लीड जो कर रहे ईशा हैं। अंबानी देख रही हैं और इसको आकाश अंबानी देख रहे हैं, चाहे आपका जियो प्लेटफॉर्म हो, तेजी से ये ग्रो कर रहे हैं और आगे चल के जिस तरह से ग्रीन बिजनेस पर, ग्रीन एनर्जी पे फोकस बढ़ता जा रहा है, रिलायंस एनर्जी अपने आप को, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है और ये जो ऐसे बिजनेस हैं जहां पे कि बड़ा इनको आगे बड़ी ग्रोथ इनको मिलने वाली है। चलिए सर, अब आप चर्चा करते हैं अगली रिपोर्ट की। गोल्डमैन सैक्स की क्या रिपोर्ट है सर, वो क्या कह रहे हैं कि क्या एयरटेल का क्या रेवेन्यू 15% की दर से बढ़ेगा सर? बिल्कुल, जो गोल्डमैन सैक्स की बड़ी रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि रेवेन्यू एयरटेल की उन्होंने बात की है कि 15% की दर से रेवेन्यू बढ़ेगा, सीएजीआर ग्रोथ है, और एबिटा ग्रोथ 21% की रहेगी FY 25 से 27 के बीच। एक और बात इसमें खास कही गई कि जो वोडाफोन आइडिया की जो मुश्किलें जिस तरह से बढ़ी हैं, जिस तरह से कंपनी के लिए अपना बिजनेस चलाना मुश्किल हो रहा है, उसका फायदा एयरटेल को मिलेगा। जो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर छूट के जा रहे हैं वो एयरटेल की तरफ शिफ्ट होंगे और 2025 के आखिर में, यानी वही दिसंबर में, एयरटेल भी किराए अपने बढ़ा सकती है। जी जी जी। अब सर जाते जाते, अब एयरटेल की बात हो गई, जियो की बात हो गई, तो वोडाफोन आइडिया की जो मुश्किलें हैं उस पर भी चर्चा कर लीजिए सर। क्या कितना करोड़ का कर्ज है कंपनी पर? नहीं, बिल्कुल, देखिए 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है और इन रिपोर्ट्स में जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि जो 50 से 55 हजार करोड़ का केपेक्स प्लान बनाकर वोडाफोन आइडिया चल रही है कि इतना पैसा खर्च करेंगे और 5G और दूसरे रोल आउट करेंगे, उसमें सबसे अहम अभी के लिए जो ट्रिगर है वो ये है कि कंपनी 25,000 करोड़ रुपए जो बैंकों से कर्ज हासिल करना चाहती है वो उसको कैसे मिलेगा पैसा। जी, जी। तो ये 83,000 करोड़ का एजीआर का ड्यूज है। बिल्कुल, वो ड्यूज हैं। और जो कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी बेहद अहम आया जिसमें ये कहा गया कि इनका जो राहत मांग रही थी याचिका नामंजूर की गई। बिल्कुल, एजीआर याचिका नामंजूर नहीं हुई है, याचिका पे सुनवाई हुई अच्छा, और उसके बाद उसको खारिज कर दिया गया फैसले में, जी, मिसकंसीव्ड बताते हुए कि जो एजीआर के पे जो ब्याज लग रहा है और पेनल्टी लग रही, उसका बकाया माफ करने के लिए वोडाफोन आइडिया पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट उससे निकला सर, जो उनकी जो जजमेंट थी कि अगर सरकार मदद करना चाहे तो वो छूट है उनको। बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया का रिवाइवल अब पूरी तरह से सरकार के पाले में पहुंच गया। सरकार के हाथ में है कि वोडाफोन आइडिया आगे अपना ऑपरेशन चला पाएगी या नहीं। और देखिए, अगर वोडाफोन आइडिया मुश्किलें बढ़ती हैं वोडाफोन आइडिया की, तो इसका बेनिफिट मिलेगा जियो को और एयरटेल को मिल सकता है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, या वो जियो के पास जाए या वो एयरटेल के पास जाए। जी जी। अब सर जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आरपू, कहा जा रहा है कि सब तमाम जितनी टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनियां हैं ये इसी के लिए जंग लड़ रही हैं कि ताकि मेरा आरपू बढ़े। सर आरपू का क्या गणित है, पहले ये समझाइए, और क्या फाइट है वो भी समझाइए। आरपू का बेसिक मतलब ये है कि किसी एक यूजर से किसी एक कंपनी को हर महीने कितनी कमाई हो रही है जी। अब अभी अगर हम देखें मौजूदा वक्त में, तो वोडाफोन आइडिया को का जो एक एवरेज यूजर से हर महीने कमाई होने वाली है वो 173 रुपए के आसपास है सर। जियो को 206-7 रुपए के आसपास मिलता है और एयरटेल इस मामले में इन सबसे बहुत आगे 245 रुपए की का आरपू उसको मिलता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इसका जो वो है। इसको लेके जो अलग अलग एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि 300 रुपए का अगर आरपू पहुंचता है तभी ये धंधा इन कंपनियों के लिए वायबल होगा, यानी आप अच्छे तरीके से बिजनेस चला पाएंगे जहां आपको प्रॉफिट होंगे। ठीक है सर। यहां पर पहुंचने का इन सबका लक्ष्य कम से कम 300 रुपए का आरपू हासिल किया जाए। वो हासिल करने के लिए भी एक तो बड़ा पैमाना ये है कि आपके पास हाई पेइंग जो कस्टमर्स हैं वो हों। एयरटेल के पास खासियत यह है कि उसके पास ऐसे कस्टमर्स की तादाद बहुत ज्यादा है जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है या जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है। सीधे तौर पर आप ये समझिए कि पर कैपिटा इनकम जिनकी अच्छी है, जो महंगे प्लान लेने की हैसियत रखते हैं, और इसी वजह से उसका पर यूजर जो रेवेन्यू है वो जियो के मुकाबले ज्यादा है। जबकि जियो के एक्टिव सब्सक्राइबर्स अगर हम देखें तो जियो के एयरटेल से ज्यादा है जियो के पास। जी, जियो के पास जी। तो ये पूरा आरपू का गणित है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि ऐसे वक्त पर जबकि स्टारलिंक,
कोई पर ऐसी जो सेटकॉम वाला पूरा धंधा भारत में जमता हुआ दिखाई दे रहा है, उस वक्त टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी चर्निंग अब होती हुई नजर आ रही, जहां महंगे किराए आपको नजर आएंगे, जहां ब्रॉडबैंड की पहुंच और तेजी से एक्सपेंड होती हुई नजर आएगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम तरह की जितने भी जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स थी उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। हालांकि ये खबर आम आदमी के लिए झटके से कम नहीं है, लेकिन इस खबर को पचाना बहुत ज़रूरी होगा है सर। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।